प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद नाजरीन। गोया कि इसराइल अमरीका ईरान जंग के नतीजे में दुनिया भर की मईशतें शदीद मुतासर हो रही हैं। आलमी मार्केट के अंदर तेल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और इसका इम्पेक्ट पाकिस्तान में भी देखा गया और कहा यह जा रहा है कि आने वाले वक्त में अगर ये जंग तवील होती है तो इससे दुनिया भर की मईशतें शदीद मुतासर होंगी। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ मईशतदान खाकान नजीब साहब। सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर पहला सवाल तो मेरा आपसे यही है कि गुज़श्ता बरस भी ये जंग हुई एक तरह से, लेकिन उस दौरान पाकिस्तान के अंदर इस तरह के इकदाम देखने को नहीं मिले। इतना फ़ौरन हमने गोया कि पैनिक बटन नहीं दबाया कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में 55 रुपये फी लीटर इजाफा कर दिया गया है। सर इसकी वजूहत आपको क्या लग रही हैं? हमें खदशा है कि ये जंग तवील चलेगी, इसीलिए हमने गोया कि पहले से इकदाम करना शुरू कर दिए हैं। So let's try and understand, एक कॉन्फ्लिक्ट जब शुरू नहीं हुआ था तो जो तेल की कीमत थी वहां से लेकर अब तक का सफर तकरीबन 35% ब्रेंट जो है वो बढ़ गया है। जो प्लैट्स की कीमत पाकिस्तान लेता है जो सिंगापुर से, वो पेट्रोल में भी तकरीबन 30-35% पर डीजल में ज्यादा इजाफा हुआ। जिस तरह मईशतें डिस्टर्ब हुई, इंपोर्टिंग है वो ज्यादा है, जिनके जखायर जिसको कहते हैं कि स्टोरेज नहीं है, बहुत से सिग्नल्स जो हैं वो देने चाहिए थे मार्केट को और बहुत से इंतजाम कर लेने चाहिए थे। जिसका मतलब है कि अगर आपको मालूम था कि आपके जखायर जो हैं इतने कम हैं और फिर आपको डिस्ट्रप्शंस आना शुरू हो गई, एलएनजी हमने ऑलरेडी जो कम की हुई थी, सो वी वर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। एलपीजी एलएनजी भी 10-15 दिन के जखायर थे, क्रूड भी शायद 10 दिन का था। सो कंसिडरिंग ऑल दिस, इन्होंने सबसे पहला सिग्नल जो है वो प्राइस के थ्रू दिया है। अब प्राइस एक सिग्नल होता है। अच्छा, प्राइस का सिग्नल जो है वो सारे मसले को हल नहीं करता। पहले तो इसको समझ लें, फिर प्राइस की भी डिस्कशन कर लेते हैं। करना क्या है? करना यह था कि आपको डिमांड साइड का एक फ्रेमवर्क देना था ताकि जो इस वक्त मेरा ख्याल है 23 दिन के पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं वो किसी तरह 35 दिन तक स्ट्रेच हो जाते हैं। वो कैसे होते हैं? लेकिन अब पहली चीज तो यह है कि आपने वर्किंग हैबिट्स चेंज करनी थी। आप 5 की बजाय अगर 4 दिन कर देते, ऑलरेडी पिछले 3-4 दिन पहले से फ्राइडे ऑफ ले लेते, तो आपने अगर मोटर बाइक या गाड़ी पे आना था और पेट्रोल की कीमत बढ़ भी जाती तो आपका एक दिन बच जाता, तो आप पे इंपैक्ट ना आता। आप दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप कर सकते थे वो ये थे कि स्कूलिंग जिसको आपने जारी रखा, अगले हफ्ते से अगर बंद कर देते और ईद की छुट्टियां थोड़ी एक्सटेंडेड दे देते, अगले हफ्ते तो छुट्टियां होनी ही थी, सो क्या होता, आप समर वेकेशन पार्टली अभी ले लेते तो आपकी कार की, आपकी ट्रांसपोर्ट की नीड ड्रॉप कर जाती, जखायर बच जाते। फिर आपके जो कोटाज हैं जो आपने दिए हुए हैं, यानी कि मोबिलिटी एंगेजमेंट कैसे चेंज करनी थी, आप कार पूलिंग करते, आपके जो पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के कोटे थे उसको ड्रॉप करते, 340 लीटर के कोटे को अगर आप 150-200 से ले आते तो आपकी जो वर्किंग हैबिट्स थी वो चेंज होना शुरू हो जाती। तीसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटोकॉल्स हैं वो आप तय कर लेते, एफिशिएंसी के, प्राइवेट बिल्डिंग्स, एयर कंडीशनिंग, रोड्स, सब कुछ। ये हमने कोविड के टाइम में बड़ा सक्सेसफुली किया है, आपको तो मालूम है कि ये हम करके आ रहे थे। फिर आप डिस्क्रिशनरी ट्रैवल जो था वो लोगों का, सो मेनी, इसके साथ साथ प्राइस एक सिग्नल था। देखिए पाकिस्तान में कीमत कैसे तय होती है, जो कीमत 15 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक की एवरेज निकलती है कार्गोस की, नॉट पर कार्गो, वो अगले मार्च यानी कि 15 दिन के लिए 1 मार्च से 15 मार्च की तय होती है। अब एक डिसरप्शन हो गई तो कीमत बहुत तब्दील हो गई, तो आपने क्या किया कि आपने कहा कि हम 7 दिन में ही कीमत तब्दील करेंगे, चलें उसको माना जा सकता है, पर क्या कीमत का इतना बड़ा पास थ्रू जो था वो देना चाहिए था ऑन दी ऑयल कंपनीज? मे बी नॉट। आप पेट्रोलियम लेवी को चेंज कर लेते 20-25 रुपए, ताकि जो भी प्राइस सिग्नल था जो करके आपने पेट्रोल पंप्स पे जो इस वक्त लोग भरवा रहे थे, किस लिए कि जी अगले 15 दिन में कीमत बढ़ जाएगी, वो आप चेंज करना चाह रहे थे। वो बिहेवियर चेंज करने के लिए आप ये कर सकते थे, या आप अगर प्राइस पूरी 55 की ना करते, आप हो सकता है 20-25 रुपए चेंज करते फॉर द टाइम बीइंग, ताकि फिर 20-25 का इंपैक्ट आता। ये देखें, ये सारे ऑप्शन थे। अथॉरिटीज ने बेहतर समझा कि वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, ऑयल कंपनीज को ही ट्रांसफर करेंगी, और थोड़ा सा ट्रांसफर उन्होंने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे, पेट्रोल पे किया और डीजल को नीचे लाए। मैं हमेशा ये समझता हूं कि पॉलिसी ऑप्शंस बहुत से होते हैं, आपको बहुत ही प्रोफेशनली ये हैंडल करना चाहिए। और खाली देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह कि पाकिस्तान में एक चीज एस्टैब्लिश हो गई है, कीमत तब्दील करना
इज द ओनली ऑप्शन, और वो एक बड़ा हार्ड टास्क है। एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करना, डिमांड एफिशिएंसी लाना, सप्लाई साइड को मैनेज करना, ये सब असल ऑप्शंस हैं। उसके साथ साथ प्राइस का एक सिग्नल देना एक और ऑप्शन था। जी खाकान साहब, इनफैक्ट इस वक्त सप्लाई तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, बट डिमांड को हम मैनेज जरूर कर सकते हैं। बट मोर इम्पोर्टेंटली सर, हमारी तो जो बिजली की प्रोडक्शन है या फिर हमारी इंडस्ट्री है, वो सारी डिपेंडेंसी उसकी तो इम्पोर्टेड फ्यूल पे है। अगर ये जंग लिंगर ऑन करती है तो पाकिस्तान की मैशत के लिए कितनी कोई प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, बिलखसूस हमारी एक्सपोर्ट्स कितने मुतासर हो सकती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और मैंने पहले भी बिल्कुल क्लियरली इसका यही जवाब दिया कि डिमांड मैनेजमेंट का जो फ्रेमवर्क है वो बना लेना चाहिए था। इसके साथ साथ ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान के जो चैनल्स हैं जिससे वो इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट, तो हमने ऑयल का डिस्कस कर लिया, और जरा चैनल्स देख लें। रेमिटेंसेस अगर स्लो होती हैं तो आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उस पर प्रेशर आता है, जिसका क्या मतलब है, आपने अगर 42 अरब डॉलर की रेमिटेंस जो है लेके रखी हुई है और उसमें 1 आध अरब डॉलर का भी फर्क आता है, तो यू नो दैट्स सब्सटैंटिव फॉर पाकिस्तान। आपने एक्सपोर्ट का बड़ा अच्छा जिक्र किया। देखिए ना कि जो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी है, जो अमेरिका में बंदा है, जो यूरोप में बंदा है, जो दुबई में बंदा है, जो पाकिस्तान का बायर है, वो इस वक्त पतलून खरीदने की या वो बेड लिनन खरीदने की या पाकिस्तान के वैल्यू एडेड या लेदर खरीदने की तो नहीं सोच रहा। वो दुकान पर जाकर ये बाइंग नहीं कर रहा। तेल की कीमत उसने डेली पंप पे बढ़ती हुई देखी, इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट देखा, और एक वॉर का एक एक्सपेक्टेशन बिल्ड होती है, एक डिस्कम्फर्ट की, एक अनसर्टनिटी की। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं भी वो स्लो हो जाएंगे, शिपिंग की कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्लस इंश्योरेंस बढ़ जाएगी। सो बिल्कुल इस पे एक इंपैक्ट आ सकता है। आगे ही हमारी जो गुड्स की एक्सपोर्ट है, ये मेरे लिए तशवीशनाक बात थी कि वो 7% गिरी हुई है। पहले जो हमारे पास 8 माह का डेटा स्टेट बैंक से पहले पीबीएस का आ जाता है, जो पीबीएस का डेटा है उस पर देखें अगर हम, तो अगर ये इंपैक्ट लेके चलेंगे तो इट्स एन अनकंफर्टेबल थिंग, और फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिले हो जाते हैं। तो पाकिस्तान इज लुकिंग फॉर एन एफडीआई व्हिच ऑलरेडी इन द फर्स्ट few months of this fiscal year, जिसका डेटा स्टेट बैंक ने रिलीज किया है, दिखाई देता है कि बहुत गिरी हुई है एफडीआई कंपेयर टू लास्ट ईयर। सो ये सारी चीजें देखते हुए ऑफ कोर्स हमें प्रिकॉशनरी मेजर्स फिस्कल पे भी ले लेने चाहिए, जिसका मतलब एक्सपेंडिचर कट्स हैं, जिसका मतलब यह है कि बैरूनी खसारा संभालने के लिए हमें अपने रिजर्व्स की पोजीशन को मुंजमद रखना चाहिए, और जो हमें रोल ओवर्स अब जो करवाने हैं, जो हमें मल्टीलैटरल से बोरोइंग करनी है, जो लोन्स को मौखर करना है, वो सारा कुछ इन प्लेस हो। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह एक कंफर्टेबल पोजीशन है कि 16 अरब डॉलर के ज़खायर हैं, वरना दिस कुड हैव बीन नॉट सो कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ बफर्स, जैसे कि हमने जुलाई 2023 में देखा जब हमारे रिजर्व्स 3.5-4 बिलियन डॉलर पे नीचे चले गए थे। आई थिंक ये एक और सिनारियो है। तो ये 2 माह जो है इनको राइड आउट करने का ये फ्रेमवर्क जो है वो हुकूमत को जरूर बना लेना चाहिए। वेरी स्मार्ट पीपल इन द गवर्नमेंट, आई एम श्योर कि दे विल गेट सम प्रोफेशनल एडवाइस एंड मूव ऑन दीज थिंग्स। और लास्टली सर ये भी जानना चाह रहे हैं कि हमेशा जब भी कोई इस तरह के वो क्लैमिटीज हों या कोई किस तरह के क्राइसिस आए, हम हमेशा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन की हम बात नहीं करते। कोविड में भी यही बात हो रही थी कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई कि पाकिस्तान जैसे मुल्क 26 करोड़ का मुल्क है सर, रिजर्व्स ऑयल प्रोडक्ट के बड़े होने चाहिए। चीन जैसे मुल्क के अंदर 6-6 माह 8-8 माह के रिजर्व वहां पे मौजूद होते हैं। बाकी ममालिक ने भी अपने आप को एड्रेस किया, बट हम सर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन पे ही रहेंगे या इन एरियाज को भी एड्रेस करने की कोशिश करें कि रिजर्व इतने ज्यादा हों कि कम से कम 6 माह तक हम सहार सकें। मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन फिगर्स पहले हाई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, और ऊपर से हमने साफ बरह रास्त इम्पैक्ट जो इस वॉर का वो आम आदमी की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ये आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट सामने रखा है, ज़खायर का बिल्डअप करना और फिर एनर्जी सिक्योरिटी जो है उसका फ्रेमवर्क सामने रखना। वो क्या है? वो इज द फॉलोइंग। आप आज भी इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स 18, 20, 22 अरब डॉलर के लेकर मुल्क को अगर चलाएंगे तो आपकी डिपेंडेंसी जो एक्सोजेनस इनके एक्सटर्नल शॉक्स हैं जैसे कि अभी लगा है उस पर रहेगी। पानी आपको अल्लाह मियां ने दिया है, सूरज बहुत ज्यादा दिया है, हवा के विंड कॉरिडोर्स हैं और कोल मौजूद है। ये 4 वो ऐसी चीजें हैं जिससे इंडिजिनसली पाकिस्तान की एक, जिसको मैं कहता हूं ना, जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन, जस्ट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड कैपेबिलिटी, और एनर्जी ट्रांजिशन इनटू rebalancing from fossil fuels, imported LNG, imported diesel, imported kerosene, imported petroleum products into
what you call the indigenous resources which are available. 60,000 मेगावाट की तो यार वाटर की कैपेबिलिटी है, just to clarify. और फिर लॉन्गर टर्म जखायर जो रखने हैं, प्लस न्यूक्लियर इज अ गुड ऑप्शन. उसकी वजह यह है कि उसके 14-18 महीने का फ्यूल होता है और वो आप अगर डिस्टर्बेंस आती भी है तो आप डिस्टर्ब नहीं होते. अब ये पॉलिसी मिक्स बनाना, एनर्जी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि एक तंजीम नौ मांगती है. अगर हम इस चीज में बिलीव नहीं करेंगे और आज भी 1000 अरब रुपया हम रखेंगे अपने बजट में इन खसारों को चलाने के लिए और सब्सिडी देने के लिए, और कंपेटिटिव मार्केट एनर्जी में नहीं बनाएंगे और एनर्जी की मिनिस्ट्री नहीं प्रोफेशनलाइज करेंगे, एनर्जी के रेगुलेटर को पाकिस्तान एनर्जी रेगुलेटर नहीं बनाएंगे और उसको कोऑर्डिनेशन बेहतर नहीं करेंगे, प्रोफेशनलाइज नहीं करेंगे, डिस्कोस को प्राइवेट सेक्टर में देने से पहले कंपेटिटिवली बिहेव नहीं कराएंगे, मतलब ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी नहीं बनाएंगे, तो फिर ये मुश्किल रहेगी. इस मुश्किल से यार वक्त तो आ गया ना कि मतलब लेट्स गेट द टॉप प्रोफेशनल्स एंड लेट्स सॉल्व दिस इशू. बहुत शुक्रिया खाका नजीब साहब. नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ बात करेंगे अफगानिस्तान की, जो एक बार फिर दहशतगर्दी का मरकज़ बनता जा रहा है. क्या दुनिया इसको लेकर फिक्रमंद है कि नहीं? छोटे से ब्रेक, वापस आते हैं, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे.